संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अभी हम खड़े हुए हैं, हमारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है। हम धरती के ऊपर बोझ हैं, द्रव्यमान है। चलने लगे तो क्या आ गया? वेग। तो संवेग हो गया। संवेग मतलब सा प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ वेग कहलाएगा संवेग। संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी को बना दिया मोमेंटम। मोमेंटम को कहा लिखते हैं पी से। तो अभी बताया 1 2 हटाओ, सिग्मा लगाओ। सिग्मा माने जोड़ होता है। लो 1 2 हटाया, सिग्मा लगाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और डेली आपको 8:30 से 9 के बीच में वीडियो मिला करेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और लगातार 21 दिन तक अगर आप साथ रहते हैं, इस बात की गारंटी है फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में आप मौज काट के आओगे। केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुके हैं, सर्च कर लो मेरे भाई और देख डालो। चलिए सर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रिड्यूस्ड मास क्या होता है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पेपर के अंदर ये 3 नंबर में बन सकता है, दोनों में डिफरेंसेस बताइए। रिड्यूस्ड मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है। 7.5 नंबर में अकेला बन सकता है, रिड्यूस्ड मास बताओ, और सेंटर ऑफ मास अपने आप में अकेला बन सकता है, और दोनों मिला के लॉन्ग में बन सकते हैं मेरे भाई। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। रिड्यूस्ड मास को हिंदी में कहते हैं समानीत द्रव्यमान, यानी और सरल भाषा में बताते हैं रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। तो होगा क्या मेरे भाई, यहां पर जब एक से ज्यादा द्रव्यमान हम लोग लेंगे, एक से ज्यादा मासेस जब हम लोग लेंगे और उन्हें मिलाएंगे तो एक नया मास निकल के आएगा जो कुछ कम हो सकता है, कुछ रिड्यूस हो सकता है, उसे ही हम लोग कह देंगे रिड्यूस्ड मास। सर ठीक है। उसके अलावा इस एक तरीके से और भी आता है कि 2 बॉडी की जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करो, रिड्यूस मास उसमें निकल के आ जाएगा। कैसे? समझिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास ये पेन है मेरे भाई, पूरी वीडियो लंबी चले चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पेन है, इस पेन को अगर हम यहाँ 20 से यहाँ पे रख दें तो ये बहुत आराम से रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इस पूरे पेन का जो मास है यानी जो द्रव्यमान है वो यहाँ बीच में केंद्रित है, जिसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये बॉक्स है, देखो यहाँ पर रोक लिया हमने बहुत आराम से। ये कैंची है, देखो यहाँ पर रोक ली हमने बहुत आराम से। यानी इसका मतलब क्या है? दुनिया में कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो पिंड है, उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, वो एक सर्टेन पॉइंट पर मेरे भाई केंद्रित है, एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित है कि वहां से अगर उठाओगे तो आराम से बैलेंस हो जाएगी मेरे भाई। उसे ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई। मान लिया ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, कोई एक पिंड है, ठीक भाई। इस बॉडी के बॉडी कई पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, M1 M2 M3 M4, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो हमने मान लिया कि मेरे भाई एक कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है? M1 है। एक कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है? M2 है मेरे भाई। अब यहां से इसकी हमने दूरी कितनी मान ली? R1 मान ली। यहां से इसकी दूरी कितनी मान ली? R2 मान ली। ध्यान से समझना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब भी कभी किसी चीज को आपको नापना है, जैसे मान लिया किसी ने कह दिया गोली चल गई, तो आप क्या कहोगे? कहां चली? तो बताएंगे मेरे भाई कि भैया अंटा चौराहे के पास चली, या सुदामा चौराहे पे चली, या जीआईसी के पास चली, या जहां भी चली मेरे भाई। तो वो आप जहां से नाप रहे हो, जीआईसी क्या है? एक फ्रेम है, उसके अड़ोस पड़ोस वाला बताएंगे हम। सुदामा क्या है? एक फ्रेम है। अंटा चौराहा क्या? एक फ्रेम है। उसी तरीके से किसी पार्टिकल के अंदर हम कहां से नापते हैं? मान लीजिए ओरिजिन से नाप रहे हैं। ओरिजिन क्या होता है? 0,0 मान लेते हैं कि कितनी दूर है, तो उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसी तरीके से हमने मान लिया कि R1 दूरी पर एक कोई पार्टिकल क्या है? M1 मास है, और R2 दूरी पर पार्टिकल इसका द्रव्यमान कितना है? यानी M2 मास है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और समझो, न्यूटन ने कहा मेरे भाई, न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा कि दुनिया में जितनी भी बॉडी हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, जो भी हैं, सब एक दूसरे के बीच में मेरे भाई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे पे बल लगाते हैं। और इन्होंने तीसरा नियम क्या दिया कि भैया लगने वाला क्रिया प्रतिक्रिया बल की जो एक्शन होगी वो रिएक्शन के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी हमेशा। जैसे मान लिया हमने किसी के चनकट सूद दिया, तो भैया अगर हल्के से मारा तो वो भी हल्के से रिएक्ट करेगा, और कहीं चिपका दिया तो भैया रिएक्शन भी वैसा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। पहले हमने चिपका तो भैया डायरेक्शन मेरे से उसकी तरफ है, दोबारा वो मेरे भाई गुस्से में आ गया तो डायरेक्शन उससे मेरी तरफ है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम क्या होता है कि प्रत्येक एक्शन की एक रिएक्शन होती है जो इक्वल और अपोजिट होगी बराबर। हल्के करोगे हल्के रिएक्शन आएगा, चिपका दिया तो तेज रिएक्शन आएगा। सब 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो उसी तरीके से मेरे भाई जब एक ये M1 है, एक ये M2 है, तो ये एक दूसरे पे बल लगाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? न्यूटन कह रहा है। न्यूटन क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। तो हमने क्या करा मेरे भाई, इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे F12 क्यों लिख दिया? F12 का मतलब पहले वाले पार्टिकल पर, बड़ा करके दिखाते हैं, पहले वाले पार्टिकल पर दूसरे के कारण लगने वाला बल।
समझ गए मेरे भाई। फिर बताओ इस पे क्या लगेगा, F21। F21 का मतलब दूसरे वाले पार्टिकल पर पहले के कारण लगने वाला बल, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ बल लगाएंगे। बीच में इसका भैया सेंटर ऑफ मास मान लिया, सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र मान लिया, ठीक। अब देखो कितनी आराम से हम लोग रिड्यूस मास निकाल देंगे, देखो। और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमने क्या कहा, आप इंटर में थोड़ी हो, थोड़े से बड़े क्लास में आकर तो सिर्फ चीजों को समझा करो, ऑब्जर्व किया करो और फटाफट से लिख दिया करो मेरे भाई। देखो माना 2 पॉइंट मास है M1 और M2, देखो भैया M1 और M2 जो माना वही लिख दिया कि भैया 2 पॉइंट मास M1 और M2 हैं। माना इनके जो पोजीशन वेक्टर वो कितने हैं, R1 और R2 है। देखो इसका पोजीशन वेक्टर कितना मान रखा, R1, इसका कितना मान रखा, R2। आपको बता चुके हैं पीछे के क्लासेस में, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आज समझ लो। जो पोजीशन नापते हैं उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। इस सीरीज में आपको धीरे धीरे करके सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए इसकी पोजीशन कितनी है बताओ, R1, इसकी कितनी है R2, तो ये लिख दिया। और माना सेंटर ऑफ मास क्या है, CM है, ठीक है। CM ही मान ले रहे, RCM, BCM इस तरीके से मान लिया करेंगे। तो CM क्या है मेरे भाई, सेंटर ऑफ मास है। अभी इसी वीडियो के अंदर हम सेंटर ऑफ मास भी आपको बताएंगे। तो ये जो 21 दिन का चैलेंज है, फिजिक्स भी भैया खत्म करना कोई खेल नहीं है 21 दिन के अंदर, ना केमिस्ट्री खत्म करना खेल है मेरे भाई। ये अपने आप में चीजें चैलेंजिंग होती है, लेकिन चैलेंज लेना पड़ता है। जैसे हम सुबह से यहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, आज हम घर पे खाना खाने नहीं गए, वीडियो भी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 8:30 8:20 के आसपास। बच्चा कहेगा सर जी वीडियो लेट हो गई क्योंकि एक्सपोर्ट होगी, अपलोड होगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है भाई, करना पड़ता है चीजों को, चैलेंज लेना ही इसलिए पड़ता है ताकि जो चीजें आप तक पहुंच पाए। तो टेंशन ना लो, समझो सेंटर ऑफ मास क्या है, जिसके ऊपर इसका इस बॉडी का द्रव्यमान केंद्रित होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया सेंटर ऑफ मास क्या है, CM, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लिखा न्यूटन के तीसरे नियम से, भैया न्यूटन का तीसरा नियम क्या है बताओ, इसका बल एक दूसरे के बराबर होगा, जितना ये इस पे क्रिया करेगा उतना ये इस पे प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी मेरे भाई। लगने जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं एक्शन और पृथ्वी ऊपर की तरफ दे रही है रिएक्शन मेरे भाई, तभी तो हम लोग खड़े हैं। अगर मेरा एक्शन ज्यादा हो जाए तो हम पृथ्वी के अंदर घुस जाएंगे। जैसे कभी अभी हम आपको बताते हैं अपनी कहानी, एक बार हम इधर सुभाष नगर में गए, वहां पे प्लाट वगैरह बड़ा बारिश हुई थी, तो हम एक नींव के ऊपर खड़े हो गए। इस समय तो हम तब भी वजन कम कर रहे हैं, बताना कमेंट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अभी हमने 6 किलो वजन कम किया और 10 किलो और कम करने वाले, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया सरप्राइज है, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो हम उस नींव के ऊपर खड़े हो तो नींव घुसने लगी, लोगों ने कहा अरे अरे मार साहब हट जाओ हट जाओ। हमने अरे भैया क्रिया बल ज्यादा है, प्रतिक्रिया मिल नहीं पा रही तो घुसे जा रहे अंदर, क्या दिक्कत है भैया। तो वो वाला मामला है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे लिखा कि भैया न्यूटन के नियम से क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जो F12 का मान है, क्या है भैया, जो F12 का मान है वो F21 के बराबर होगा, लेकिन माइनस लिख ले रहा है। हम क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि बराबर तो होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये इधर की तरफ लगाएगा ये इधर की तरफ लगाएगा सर, ठीक है। और इन दोनों को हमने F मान लिया, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 10 है तो वो भी 10 है, ये 20 है तो वो भी 20 है, जब दोनों ही बराबर है तो इसे हमने F मान लिया। किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, देखना। अब हम एक एक करके एक बार इसे ले लेंगे, एक बार इसे ले लेंगे, M1 M2 दोनों बना लेंगे और बहुत आराम से डेरिवेशन प्रूव कर देंगे, देखना मेरे भाई। सबसे पहले हमने F12 को लिया, हम लोग छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी हटाओ यार, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण पढ़ा हुआ भैया। F1 ऐसे लिख दिया। अब पहला F12 का मतलब क्या, पहले वाले पर दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स, लगने वाला, तो पहले की बात हो रही है। तो जब पहले की बात हो रही तो क्या लिखोगे, M1A1, क्या माना बताओ, M1A1 मान लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब सब लोग सुनो, मान लिया जो लिखा हुआ x, x माने क्या होती है दूरी, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे भाई, एक बार और डिफरेंस तो क्या होता, वेग परिवर्तन की, ऐसे करके क्या लिख दिया, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं भैया, ये देखो जो हमने बना रखा है इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और v का मान कितना है बताओ, ये तो d/dt, b का मान कितना है, dx/dt है, यानी ये क्या हो जाएगा, d2x/dt स्क्वायर। नहीं मालूम है, ये बीएससी में ये सबसे अच्छी बात होती है, सब मैथ वाले बैठे होंगे मेरे भाई, यहां समझो, हटाओ ये कुछ नहीं मालूम तुम ऐसा समझो भैया कि d2x/dt स्क्वायर जो होता है वो a के बराबर होता है, एक्सीलरेशन होता है भैया, ठीक। तो हमने क्या करा, इसका पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, तो हमने a1 को क्या लिख दिया, d2r1/dt स्क्वायर मेरे भाई, ठीक। यहां से क्या करा, d2r1/dt स्क्वायर का मान निकाल लिया, m1 को नीचे भेज दिया, आ गया F/m1 मेरे भाई, ठीक।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे ले लिया, अब क्या करेंगे, एक बार भैया इसे ले लेंगे। ले एक बार इसे ले रहे, एफ क्या आ गया, 2 1 आ गया। एफ 2 1 का मान कितना, माइनस एफ हो जाएगा। क्यों माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि एक भैया डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में लेना पड़ेगा। M2 ऐसे ही लिख दिया, A2 की जगह D2 R2 बटे DT स्क्वायर लिख दिया। सेम वैसे मान निकाल लिया, D2 R2 बटे DT स्क्वायर का मान निकल आया। कितना आसान है। एक हमने क्या करा, देखो भैया प्रत्येक क्रिया का मान प्रतिक्रिया के बराबर होता है। एक बार इसे ले लिया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक बार इसे लिया, दोनों मान निकाल लिए। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को देंगे हम घटा। लो देखो घटाया, जब घटाया तो D2 R1 बटे DT स्क्वायर आया, माइनस का D2 R2 बटे DT स्क्वायर आया। और पहले में देखो क्या चल रहा, पहले में चल रहा भैया F बटे M1, तो F बटे M1 आ गया। माइनस करेंगे, लेकिन जे भैया माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लो सर जी समझ में नहीं आ रहा, अरे क्यों नहीं समझ में आएगा यार। लो यहाँ देखो, पहले में क्या आएगा, F बटे M1 में से घटाएंगे F बटे M2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, F बटे M1 प्लस का F बटे M2, यही तो लिखा हुआ भैया। F यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1/M1 प्लस का 1/M2 मेरे भाई। अब यहां देखो, यहां से D2/DT स्क्वायर बाहर निकाला, बचेगा R1 माइनस का R2, और R1 माइनस R2 को हम लोग लिख सकते हैं R। कैसे लिख सकते हैं वो देखो, यहाँ ये अपने पास देखो भैया चित्र है। क्या है जे चित्र, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कभी वेक्टरों को जोड़ते हैं मेरे भाई, ये जो बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसे हम लोग R मान लेंगे। देखना भैया, इसे क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। त्रिभुज का नियम आपने पढ़ रखा है कि मान लिया जे A वेक्टर है, जे B वेक्टर है, तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो इस वाले के बराबर हो जाता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई जे R1 है, जे R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ये देखो ऐसे करके R1 माइनस R2 को हम लोग क्या लिख देंगे, R। सरल भाषा में कहें R1 का मान R प्लस R2 के बराबर है। और क्यों R का मान R प्लस R2 के बराबर क्यों है, लो R1 का मान, ये देखो ये एक वेक्टर हो गया, एक इसका दूसरा, अरे ले यार समझा दे वरना लोग कहेंगे अरे भैया 11वें क्लास में तुमने पढ़ा था, सबसे पहले एक वेक्टर खींचा, ले भैया R2 खींचा, इसके हेड से एक और वेक्टर खींचा, ले R खींचा, फिर मिलाया, मिलाने पर जो आया वही रिजल्टेंट वेक्टर, यानी R1 का मान R प्लस R2 के बराबर। अगर इसे इधर लाओगे तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, बताओ, R रख दिया। देखो R1 माइनस R2 की जगह पे क्या रख दिया, R रख दिया। और ये जो इंतजाम चल रहा था संग में, नहीं, ये कॉमन लेके 1/M1 प्लस 1/M2, इसकी जगह हमने मान लिया 1/μ। क्या मान लिया, 1/μ मान लिया। सर जी ये म्यू क्या है, अरे म्यू का मतलब दो द्रव्यमान अलग अलग ढो रहे थे हम, 1 और 2 अलग अलग ढो, दोनों को मिला के एक नियतांक मान लिया। क्या बताओ, 1/μ बराबर 1/M1 प्लस 1/M2 होता। भैया इसका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा बताओ, नीचे M1 M2 आएगा, एलसीएम लेना आता नीचे वालों की गुणा, इसकी इससे इसकी इससे, तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, दोनों तरफ उल्टा कर दो तो म्यू का मान क्या आएगा, M1 M2 बटे में M1 प्लस M2 आ जाएगा मेरे भाई। जे लो, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से निकल के आएगा म्यू बराबर M1 M2 बटे में M1 प्लस M2, और म्यू को हम लोग कहेंगे रिड्यूस्ड मास मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर में, 7.5 में, 15 में, जहां मिल जाए कम होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस्ड मास आपको पता होना चाहिए, ठीक। एक टॉपिक अपना हो गया। अगला जो टॉपिक है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अभी हमने आपको बताया कोई भी बॉडी हो, कोई भी पिंड हो, उस सब का जो द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ। भैया लेबर आदमी ऐसे करके बोरी नहीं ले जाता, ऐसे ले जाता, कि उस सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर लिया, आराम से उठा के ले बैठेगा। बहुत सारे टीचर अंधाधुंध प्रयोग करते, कमेंट करके बताना अगर आपको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट वाले मेरे भाई चाहिए आपको शॉर्ट वीडियो। अगर 10 कमेंट होंगे आपके बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे। टाइम की मेरे पास दिक्कत रहती है, लेकिन ऐसा इतना भी दिक्कत नहीं कि मैनेज ना कर पाए, पढ़ाई के लिए ही सब कुछ है, सीधी सी बात है। तो यही हमने लिखा हुआ, बताओ क्या, किसी बॉडी या सिस्टम का वह पॉइंट जिस पर उसका कंप्लीट मास फोकस्ड होता है, पूरे का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। उस सिस्टम या बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। बहुत ही आसान है। माना कोई सिस्टम, अब ये समझने में और आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने चित्र बना के दिखा दिया है। माना कोई सिस्टम जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, जिनके मासेस क्या, M1, अभी हमने 2 वाला माना था, M1 M2 वाला मान लिया, बहुत सारे हैं, M1 M2 M3 हैं, उनके पोजीशन वेक्टर हमने क्या माने थे, बताओ, R1 और R2 माने थे। हमने मान लिया उनके पोजीशन जो है R1 R2 डैश 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 R3, बहुत सारे हैं सर, ठीक है। तब उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो भैया ये होता है पोजीशन वेक्टर का फार्मूला। अगर आपको चाहिए RCM, हमने कैपिटल से लिख दिया। ले इस तरीके से चित्र, मान लिया M1 है,
M2 है, M3 है, तो जो CM वाला होगा, RCM वाला, उसका जो R होएगा उसका फार्मूला क्या होगा? तो वो फार्मूला होता है मेरे भाई RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डैश 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 बटे में M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश डैश। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो कि भैया अगर हम लोग किसी पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके हुए बने हुए किसी बॉडी, किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके लिए फार्मूला क्या होगा? पोजीशन वेक्टर का RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 सबको जोड़ दिया बटे में M1 प्लस M2, इस तरीके से आ गया। नहीं पता तो सीखो, जब सारे प्लस में लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके लिखे होते हैं, 1 2 3 4 हटा देते हैं, उसकी जगह सिग्मा लगा देते हैं। भैया क्या लगा देते हैं? सिग्मा लगा देते हैं। लो इन सबको हटाया 1 2 को, देखो भैया RCM को ऐसे ही चलने दो, देखते रहना। जे लगाया सिग्मा। सर जी ये सिग्मा क्या होता है? भैया सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ले भैया देखो, बताओ जे M है तो जे M लिख दिया, जे R है तो जे R लिख दिया, मतलब 1 2 3 4 हटा दो, उसकी जगह पे सिग्मा लगा दो। अब हमें कैसे पता चले सर जी ये जोड़ है? भाई सिग्मा माने जोड़ होता है। यहाँ लिख दिया हमने I, यहाँ लिख दिया I, और यहाँ लिख दिया I का मान भैया 0 से लेके I का मान N तक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिग्मा माने जोड़ है और I का मान 0 से N तक रखते जाओ, यानी 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो M1R1 हो जाएगा, प्लस प्लस क्यों आएगा? क्योंकि सिग्मा लगा दिया ना, सिग्मा माने जोड़, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। 2 रखोगे M2R2, 3 रखोगे M3R3, ऐसे करके चलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो हमने क्या किया? 1 2 हटा दिया, सिग्मा लगा दिया, ऐसे नीचे M1 M2 M3 डैश 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 सब हटा दिया, क्या लगा दिया? सिग्मा लगा दिया। और I का मान 1 से लेके कहां तक होएगा? ले यार मेरे भाई क्या बात तुम लोग कर रहे हो। ले 1 2 हटाया, सिग्मा लगाया, क्या लिख दिया? M। बताओ यहाँ क्या लगा दो? I का मान कहाँ? 0 से लेके N तक। अब यहाँ रख दो 0, फिर M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश ऐसा करके मान चलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, फिर नीचे देखो क्या चल रहा है? M1 प्लस M2 इस तरीके से चल रहा है। तो M1 M2 M3 M4 M5 अगर सब पार्टिकल जोड़ दें तो पूरी बॉडी का द्रव्यमान आ जाए, क्योंकि बॉडी सबसे मिलके बनी है ना। तो पूरी बॉडी का द्रव्यमान अगर हमने मान लिया कैपिटल M, देखो क्या लिखा? यदि सिस्टम का टोटल द्रव्यमान कितना? कैपिटल M हो, तो नीचे हमने सब जोड़ की जगह पे क्या लिख दिया? कैपिटल M लिख दिया। ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया। समीकरण क्या बना दी भैया? 3 बना दी। समीकरण 3 से बनाई जरूर है, लेकिन अपने काम की समीकरण 1 है। अब देखो हमने आपको बताया कि भैया यहाँ पे क्या चल रहा है? बताओ, R चल रहा है। R क्या है? पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो ये वेलोसिटी बन जाएगी मेरे भाई। तो हमने क्या करा? पहली वाली जो समीकरण है, जो RCM वाली, इसका भैया अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T। जैसे डिफरेंशिएशन किया इधर क्या आएगा? बताओ। अब अगर ये भी नहीं मालूम है भैया मैथ लेने से, फिर तो कलंक है तुम्हारा। अगर कहीं भी मान ले RCM लिखा हुआ है और इसका T के रिस्पेक्ट में, तो बताओ डिफरेंशिएशन का निशान क्या होता है? D अपॉन dt। भैया ये अवकलन का निशान होता है, डिफरेंशिएशन का निशान होता है, तो d अपॉन dt लगा दिया। M भैया नीचे चल रहा था, ऐसे ही लिख दिया। द्रव्यमान नियत होएगा 2 किलो 5 किलो 10 किलो, नियतांक का डिफरेंशिएशन नहीं करते, तो M1 ऐसे लिख दिया। और क्या चल रहा था बताओ? ये यहाँ देखो, यहाँ M1R1, तो R1 की जगह dR1 बटे dt प्लस M2 dR2 बटे dt ऐसे करके चला दिया भैया। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो dr बटे dt क्या बन जाएगा? BCM बन जाएगा। ऐसे जे B1 जे B2 B3 बन जाएगा। तो लो बताओ क्या आ गया? BCM बराबर 1 अपान M, M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3 ऐसे करके चल गया। उसके बाद नहीं पता तो सीखो, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अभी हम खड़े हुए हैं, हमारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है। हम धरती के ऊपर बोझ हैं, द्रव्यमान है। चलने लगे तो क्या आ गया? वेग। तो संवेग हो गया। संवेग मतलब सा प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ वेग कहलाएगा संवेग। संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी को बना दिया मोमेंटम, मोमेंटम को कहा लिखते हैं P से। तो M1 B1 को P1 कर दिया, M2 B2 को P2 कर दिया, M3 B3 को P3 कर दिया। M मेरे भाई नीचे चल रहा, चलने दो। अभी बताया 1 2 हटाओ, सिग्मा लगाओ। सिग्मा माने जोड़ होता है। लो 1 2 हटाया, सिग्मा लगाया, और भैया I का मान 1 से N तक अंधाधुंध मान रखते चले जाओ। जब सारा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये P टोटल है, यानी पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका जोड़ दिया, तुझे क्या हो गया भैया? P टोटल हो गया, बटे में M आ गया। अब तुम लोग बताओ भैया, हमने लिखा यदि P टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, तब यह एक्सटर्नल फोर्स ना होने पर कांस्टेंट होगा। क्यों नहीं होगा? लो यहां देखो, बताओ।
सबको पता है कि भैया अगर F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। देखते रहे ना सब लोग, ये भैया न्यूटन का नियम है। बताओ F बराबर dp अपॉन dt होता है। न्यूटन ने कही अगर बल ना लग रहा हो, तो जब बल नहीं लग रहा होगा तो dt इधर आएगा, क्या हो जाएगा 0। तो dp का मान कितना हो जाएगा 0। dp का मान 0 का मतलब पता क्या है, d माने परिवर्तन, P माने मोमेंटम, यानी परिवर्तन 0 है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। और चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या कि भैया P नियतांक है, पहले भी 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, या पहले भी 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर चेंज नहीं हो रहा, तभी तो परिवर्तन 0 आ रहा है। तो यानी हमने क्या लिखा, अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल ना लग रहा हो तो जो P है यानी जो संवेग है उसका मान भैया हो जाएगा नियतांक। क्या हो जाएगा, नियतांक। और जब P नियतांक हो जाएगा, देखना भैया जब P नियतांक हो जाएगा तो नीचे द्रव्यमान तो नियतांक है 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो भी है, नियतांक को नियतांक से भाग दोगे, मान ले 10 को 5 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, तो फिर नियतांक आ जाएगा। तो जब P नियतांक है तो VCM भी नियतांक हो जाएगा, लिख दिया। तब VCM इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट मेरे भाई, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। अगर आपसे कोई कहे इसका भैया एक्सीलरेशन भी बताओ, तो क्या करोगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना, फिर करोगे तो dBCM अपॉन dt क्या हो जाएगा, ACM हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 ऐसे क्या आ जाएगा। फिलहाल वो अपने काम का नहीं तो उसे हम नहीं करा रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको कैसे लगे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई। टेंशन ना लो, भरोसा मत डगमगाओ। कुछ लोगों ने कहा सर जी बहुत देर हो रही है ये वो, मेरे भाई अब 21 दिन रुको, 21 दिन बाद आप कहोगे सर जी मौज काट दिया आपने। हम हमेशा चाहते हैं कि फ्रेश फील कराएं आपको, ये नहीं पुराना कंटेंट दे दिया ये वो, नहीं मेरे भाई। इतनी तबीयत खराब हो गई थी, भुगत गए थे पूरी तरीके से, लेकिन हमने अभी पिछले 10 दिन से खाए सिर्फ उबले हुए परिमल और तुरैया खाई। ब्लॉग चैनल सत्यम सर लाइव पे एक वीडियो आएगी तब दिखाएंगे आपको, इतनी रिपोर्ट्स इकट्ठी हो गई हैं। 6000 रुपए का तो सिर्फ ब्लड टेस्ट हुए मेरे भाई। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, फिर से एक बार 6 किलो वजन कम करके 5 6 10 किलो वजन और कम करेंगे और भौकाल मचा देंगे। बस दोस्तों डेली इंतजार करिए, 8:30 से 9 के बीच में पूरी कोशिश रहेगी 21 दिन तक लगातार आपको वीडियोस देखने की। और हाँ, आज इंडिया भी मैच जीत गई है तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने लोगों ने मैच देखा, हम तो नहीं देख पाए, लेकिन लास्ट के 15-20 मिनट हमने देखे और काफी मजा आया हमें सर, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।